तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी दूसरी क्लास है कोर्स की, तो उसमें सब हज़रात को खुशामदीद है। आज तादाद थोड़ी सी कम है। अल्लाह करे कि ये तादाद हमारी कायम रहे कोर्स के इख्तिताम तक। हमारा आज दूसरा लेक्चर है। कल के बारे में एक गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा जहन में रखें। उस्ताद जी मौलाना ज़ाहिदुर राहिदी साहब से हम वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अगले दिनों में सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, इन दिनों में से किसी दिन में वो वक्त दे देंगे। तो अगर हमारा शेड्यूल में क्लास ना भी हो, मसलन हमारी क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन है, जुमे को हफ्ते को नहीं थी, इतवार को, फिर कल नहीं होगी, सोमवार मंगल को, फिर बुध को नहीं होगी, जुमेरात को, और फिर आगे हफ्ते को। अ, ये हमारी तरतीब ये है। लेकिन अगर दरमियान के दिनों में उस्ताद जी का कोई वक्त फ्री हुआ तो हम एक लेक्चर करेंगे उस्ताद जी का, तकरीबन आधे आधे घंटे का होगा। तो उसमें जितने लोग शरीक हो सकते हैं आसानी के साथ वो शरीक हो जाएं। बाकी हजरात के साथ हम वो जो रिकॉर्डिंग है उस्ताद जी के सबक की, वो हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। एक तो बात ये थी। दूसरा, वो ग्रुप मैंने ओपन कर दिया है, तो हमारी जो अभी हम क्लासेस चला रहे हैं हमारी ऑनलाइन, तो वो इसी नेटवर्क से हमने अभी अभी की हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हुई हैं। और कर की क्लास भी की रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी हुई है। वो हमें अपलोड करने में थोड़ा सा वक्त लगा है, तो वो हो गई है, तो आपके साथ उससे शेयर कर देते हैं लिंक, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो अगर किसी को आवाज़ का कोई मसला हो तो काइंडली एक मर्तबा अपनी तरफ का जो नेट कनेक्शन है उसको चेक करें, या अपनी जगह तब्दील कर लें। कहीं किसी खुली जगह पे आ जाएँ तो उसमें कनेक्शन ज़रा सिग्नल ठीक होते हैं, तो आवाज़ ठीक आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं डॉक्टर मुअज़्ज़म महमूद भट्टी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज की क्लास को बाकायदा उसका आगाज़ फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का हमारा लेक्चर कल की मुनासबत से जो हमने कानून के मुतल्लक कुछ चीज़ों को डिस्कस किया, कैसे बनते हैं, डेवलप होते हैं, किस किस तरह के कवानीन होते हैं और कौन कौन से नज़रियात उनमें शामिल होते हैं, इन सारी चीज़ों को कुछ आप लोगों ने सुना, मैंने आपके सामने बयान किया है। आज का लेक्चर बड़ा कह लें कि लेंथी है और काफ़ी चीज़ें हम इसमें कवर करने जा रहे हैं कि हायरार्की और स्ट्रक्चर क्या है हमारी कोर्स का। बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन चूंकि हमने अपने जो स्केड्यूल बनाया है उसके मुताबिक इसको हमने तेज़ी से कवर करना है, तो कोशिश मैं करूँगा कि जामे अंदाज में चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। हमारा कोर्ट का जितना निज़ाम है वो सारे का सारा 2 बड़े यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। अब एक तो आप ये समझ लें, क्योंकि आज पार्ट 1 है, इसको 2 हिस्सों में ऑलरेडी हमने डिवाइड किया है। आज का लेक्चर भी बहुत लेंथी है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे इख्तिसार से, जामियत से आपके साथ शेयर करें। दूसरा, कल का लेक्चर जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें कुछ दूसरी जो हायरार्की है, दूसरा स्ट्रक्चर है, उसको आपके सामने रखा जाएगा। तो आज हम मेजर चीज़ों को पढ़ेंगे जो बुनियादी हमारे यहाँ पर आम हमें नज़र आती हैं, सुनाई भी देती हैं। आम पब्लिकली भी हम इन चीज़ों को तकरीबन सब सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फेडरल शरीयत कोर्ट क्या है,
हाई कोर्ट क्या है, और इसी तरह सिविल कोर्ट, हमारा सेशन कोर्ट, ये अल्फाज हमारे आम यहाँ पर हर इंसान को जो पाकिस्तान में रह रहा है वो कम अज कम जो पढ़ा लिखा थोड़ा सा भी बंदा है उसको इन चीज़ों का पता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैं अपनी जो स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले इनकी दो क्लासेस को समझ लें। अदालतें दो बड़ी-बड़ी हैं, या तो वो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, बड़ी अदालतें हैं, या फिर उनके मातहत सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सुपीरियर कोर्ट्स बड़ी अदालतें हैं। एक चीज़ ज़रा मैं शेयर करता चलूँ आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यकीनन मौजूद हैं। इसके बावजूद मुझे जो हुक्म हुआ था कि आपने जो ऐसा हमारा कैंडिडेट हो, ऐसा पार्टिसिपेंट हो कि जो बिल्कुल इंग्लिश से इतना ज़्यादा वाकिफ़ ना हो, तो कम अज़ कम इन टर्मिनोलॉजीज़ को, अंग्रेज़ी के अल्फाज को थोड़ा-सा एलैबोरेट भी कर दे, वज़ाहत भी कर दी जाए। तो सुपीरियर कोर्ट्स जो बड़ी अदालतें हैं, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट है, एक फेडरल शरीयत कोर्ट है, 5 हाई कोर्ट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स हैं। ये हमारी बड़ी अदालतें हैं, इनका आगे तफसीली तारुफ इंशाल्लाह अगली स्लाइडों में आएगा। दूसरी हमारी जो क्लास है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इन कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, या हम लफ्ज़ सुनते हैं कि ज़िली अदालत है। तो ये जो ज़िली अदालतें हैं, ये सेशन कोर्ट्स हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती हैं। एक को हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं और दूसरी को क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं। इसी तरह सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कुछ हमारी स्पेशल कोर्ट्स भी आती हैं, जैसे आपने मशहूर नाम सुना होगा, ये लेबर कोर्ट है, ये टैक्सेशन का कोर्ट है, ये छोटी-छोटी कोर्ट्स जो यहाँ पर हमारी चलाई जाती हैं। इवन देन गुजरांवाला के अंदर जो है वो बेशुमार एंटी टेररिज्म कोर्ट है, फिर इसी तरह एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं। तो ये स्पेशल कोर्ट्स जो हैं इनका तारुफ भी साथ आपको बताया जाएगा। अब जो पहली क्लास में पहली जो सबसे बड़ी कोर्ट है, देखें जी, ये लफ्ज़ किसी से ढका छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा, सबसे बड़ी अदालत। अब ये अदालत इस्लामाबाद में वाक़या है। ये सबसे बड़ी कोर्ट है और हमारी हियरार्की में, स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी अदालत का दर्जा रखती है। इस अदालत का जो बुनियादी जो जगह है, इलाका है, जो बेंच है, वो इस्लामाबाद है। तो इस्लामाबाद के अंदर चूँकि हमारा वो कैपिटल है इस्लामाबाद पाकिस्तान का, तो उस हवाले से ये कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ वर्किंग करती है। अब इसके जो सब बेंचेस हैं, मिसाल के तौर पर हम जिसको रजिस्ट्री भी कहते हैं, हम जिसको ब्रांच भी कहते हैं। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा कि गुजरांवाला के लोग बहुत ज़्यादा वो एहतजाज कर रहे हैं, वकला कि एक हाई कोर्ट का बेंच जो है वो गुजरांवाला में लाया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों के लोग ये इसरार करते हैं, फैसलाबाद के लोग भी इसरार करते हैं, एक बेंच फैसलाबाद को दिया जाए हाई कोर्ट का। तो ये बेंचेस जो हैं, ये समझ लें कि एक रजिस्ट्री है, एक ब्रांच है उस कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी 4 ब्रांचेस हमारे चारों सूबों में हैं। पहली ब्रांच लाहौर में है, दूसरी कराची में, तीसरी कोयटा में, चौथी पेशावर में। तो ये जितनी भी हमारी जो सूबे हैं, प्रोविंशियल हैं, हमारे प्रोविंसेस हैं, ये हमारे हर एक प्रोविंस में, हर सूबे के अंदर एक-एक ब्रांच मौजूद है। अब इस ब्रांच को समझने के लिए आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि ब्रांच जो होता है या बेंच जो होता है, ये परमानेंट कोर्ट नहीं होती कि आप ये समझें कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज, 2 जज या उनकी कोई टीम मुस्तकिल वहां पे जाके लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर में जाके बैठती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो एक बेंच मूव करता है इस्लामाबाद से, वो लाहौर में जरूरत हो, वो पेशावर में, कोयटा, कराची में हो, तो वहां पर वो सारे का सारा बेंच जाके वहां पे जो केस वहां पे मौजूद होते हैं
वो सुने जाते हैं। चूँकि इलाका बड़ा होता है तो लोगों की सहूलत के लिए ये बेंच बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कराची से अगर किसी ने उसका केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अब इस्लामाबाद आएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अगर वो 2-3 तारीखें तो आ सकता है, अगर ज़्यादा वो डेट पड़ जाती है, मज़ीद तारीखें उसको मिल जाती हैं, केस लंबा हो जाता है, तो वो 3-4 दफ़ा के बाद तो बेचारा अक जाएगा। लिहाज़ा उसकी सहूलत के लिए पाकिस्तान ने ये हर सूबे के अंदर भी इसकी एक ब्रांच, जिसको आप रजिस्ट्री या बेंच कहते हैं, वो रखा होता है। एक इसमें आप देख रहे हैं कि एक शरीयत एपलेट एपलेट बेंच इस्लामाबाद, ये दोबारा जी, माजरत से माइक ज़रा ऑफ हो गया था। तो ये जो ब्रांचेज़ हैं, बेंचेज़ हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, ये हर सूबे के अंदर एक-एक बेंच इनका मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी सदर इलाका है हर सूबे का। इसी तरह एक 5वें नंबर पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शरीयत पैलेट बेंच इस्लामाबाद। तो ये जो हमारी वफाकी शरई अदालत है, तो उसके आगे अगर किसी ने अपील करनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच यहाँ पर उनके लिए रखा जाता है। ये हम नेक्स्ट जब वफाकी शरई अदालत का सबक पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको समझा दूँगा। एक और चीज़ आपने समझ लेनी है कि पाकिस्तान चूँकि 4 सूबों पे मुश्तमिल है, लेकिन इसके साथ-साथ हम आर्ज़ी तौर पर, अबूरी तौर पर 2 और भी इलाके हमारे साथ शामिल हैं। एक गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और इसी तरह एक आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे साथ शामिल है। अब इनके केसेस वहाँ पर इनकी हायरार्की अपनी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मामला होगा, तो जो ये केसेस सुन रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये अदालत वहाँ पर अलग से इनका एक बेंच होगा जिसे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट कहा जाएगा। वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक होगा और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए होगा। यानी कि उनको भी अगर उनको सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गिलगित वालों को या आज़ाद कश्मीर वालों को, तो वो भी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ही आएँगे। यहाँ पर उनका अलग से बेंच होगा, अलग से कोर्ट होगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपने समझनी है कि जो हमारा अदालत उज़्मा का एक बहुत बड़ा ये अदारा है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें टोटल 17 जजेस हैं। आपने अक्सर सुना होगा अखबारों में भी, कभी खबरों में आपने ये बात सुनी कि इस वक़्त 17 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया, या इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच बैठेगा। अब वो 17 रुकनी बेंच जो है उसमें 16 आम जज हैं और एक उनका चीफ जस्टिस है। आजकल गुलजार अहमद जो है वो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के, जो पाकिस्तान की ये बड़ी सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट की। तो वहाँ पर बाकी 16 जजेस हैं। ज़रूरत पड़ने पर अक्सर औकात वहाँ पर जजेस एड हॉक पे भी लगा लिए जाते हैं। अमूमन 2 एड हॉक जज भी वहाँ पर लगाए जाते हैं और ये सारे के सारे जो जज अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें एक सदर, फिर इसके साथ-साथ जो जुडिशल काउंसिल है पाकिस्तान की, वो शामिल होती है, उसका बेंच होता है जो इन सबको सिलेक्ट करता है। एक दूसरी बात आपने इसमें ये समझ लेनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आगाज़ से ही है। ये जो यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड 1956 लिखा, तो ये यकीनी तौर पर आप ये समझ लें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा कह लें कि एक अदारे की शक्ल में नाम मिला है। तो ये 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया जो इस वक़्त इस्लामाबाद में है, ये इमारत भी। और इसके साथ-साथ जो सुप्रीम कोर्ट है ये 49 में या 47 में आप इसको कह सकते हैं कि इसने अपने काम आगाज़ कर दिए थे, लेकिन 49 में बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट वर्किंग शुरू कर चुका था। क्योंकि ये वही निज़ाम है जो पीछे हमें ऑलरेडी इस सब कॉन्टिनेंट में हिंदुस्तान के अंदर ये निज़ाम चल रहा था।
اور انگریز نے 1861 میں جو بڑے بڑے سینٹرز تھے وہاں پر بڑی بڑی کورٹس جو ہیں وہ جن کو آپ ہائی کورٹ کہتے ہیں آگے پڑھیں گے وہ بنا دی تھی. تو یہ باقاعدہ طور پر ایک ہرارکی ایک سٹرکچر جو ہے یہ پہلے سے ڈیولپ تھا بنا ہوا تھا. اب سپریم کورٹ جو ہے یہ کیا کیا کردار ادا کرتا ہے, اس کی جورسڈکشن کیا ہے, اس کے پاس اختیارات کیا ہیں, یہ کیا کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑی عدالت ہے, سپریم عدالت ہے, عظما سب سے اعلیٰ عدالت ہے پاکستان کی. تو اس کے اختیارات میں جو یہاں پر چند پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ انٹر گورنمنٹل ڈسپیوٹس اینڈ ایشوز, گورنمنٹ کے جو اپنے ایشوز ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں محکمانہ کو ہو ایک گورنمنٹ کا دوسری گورنمنٹ سے, یا کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ گورنمنٹل ہوگا, گورنمنٹ کی سطح پر ہوگا, انٹرنل ہوگا, تو وہ سپریم کورٹ اس کو ڈائریکٹ بھی چیک کرے گی. اسی طرح انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ہر انسان کے رائٹس ہیں, اس کو آزادی حاصل ہے پاکستان کے اندر, وہ جو بھی کسی پاکستانی کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کو آزادی دی گئی ہے, حقوق دیے گئے ہیں. اب ان حقوق کو پورا کروانے کی کوشش سپریم کورٹ کرتا ہے. اسی طرح اپیل کی جاتی ہے فرام ججمنٹ یا آرڈر آف ہائی کورٹ ان کریمنل کیسز. کسی بندے کو کوئی اس کا مسئلہ تھا, مثال کے طور پر اس نے اس کو ہائی کورٹ کے اندر اس کے کسی فرد کو سزا ہوگی, اب اس نے اپیل کرنی ہے اس کے خلاف, وہ سپریم کورٹ جائے گا. تو ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ اپیل دائر کرے گا کہ میرا یہاں پر جو میرا کیس ہوا تھا ہائی کورٹ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, لہذا سپریم کورٹ میرا کیس دوبارہ سے سنے. اسی طرح اپیل ان سیول کیسز, یہ جو ہمارے سیول لاز ہیں, سیول کیسز ہیں جس میں زیادہ میں نے کل عرض کیا تھا جس میں فنانس کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے, مالیت کا معاملہ ہوتا ہے, اور بھی جیسے یہ پراپرٹی کے معاملات ہیں, چھوٹے دوسرے بڑے بہت سارے ایسے معاملات جو سیول کیسز میں آتے ہیں. تو سیول کیسز میں اگر کسی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے زمین کا اور وہ اس کے خلاف کیس چلا جاتا ہے ہائی کورٹ میں, تو اس کے خلاف بھی اپنی ریمیڈی کے لیے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے میں مطمئن نہیں ہوں, میرا کیس دوبارہ سے سپریم کورٹ سنے. اسی طرح ایڈوائزری جورسڈکشن ہے کہ جہاں جہاں جو پبلک ہے وہ انوالو ہوتی ہے, تو اس کے لیے کوئی ایڈوائز دینا ہو, مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر پل بنانا ہے کسی بھی جگہ پر اور بہت زیادہ پبلک کا نقصان ہو رہا ہے, تو اب وہ سپریم کورٹ ایڈوائز کرے گی کہ یہاں پر پبلک کا نقصان نہ کیا جائے, اس کے مقابلے میں کوئی اور رستہ اختیار کر لیا جائے, پل کسی اور جگہ بنا لیا جائے. تو یہ بھی ایڈوائزری کا کام دینا بھی سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے. اسی طرح اپیل فرام ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹربیونلز, جتنے بھی ٹربیونلز ہیں, مثال کے طور پر ہم کل کے سبق میں, جو کل تو نہیں پرسوں ہمارا اگلا لیکچر ہوگا, تو اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مختلف ٹربیونلز ہیں. ایک تو ہم یہ ہرارکی پڑھ رہے ہیں, جیسے کوئی گورنمنٹ ملازم ہے اور اس نے اس کا کیس بن گیا, مسئلہ بن گیا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر, تو اب وہ جو پہلے تو انٹرنل اس کی انکوائری لگے گی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس کے بعد اس انکوائری کے خلاف اگر اس کے خلاف انکوائری آ جاتی ہے تو وہ سروس ٹربیونل میں جائے گا کیس لے کر. اب سروس ٹربیونل جو ہے یہ عموماً صوبے میں ایک ہوتا ہے, کئی جگہ جو ہے نا وہ اس کی تعداد آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. تو پنجاب کے اندر سروس ٹربیونل جو ہے ہمارا وہ لاہور کے اندر, تو وہاں وہ اپیل کرے گا وہ جو سرکاری ملازم. اب اس نے اپیل کی, وہاں پر بھی فیصلہ اس کے خلاف آ گیا, اب وہ ہائی کورٹ نہیں جائے گا. چند ایک کیسز ہیں جس کے معاملے میں وہ آگے ہم پڑھیں گے ہائی کورٹ کے, جب ہم اس کی جورسڈکشن پڑھیں گے تو اس میں آئیں گے, لیکن وہ یہ اس کے خلاف جو اپنی اپیل دائر کرے گا وہ جا کر سپریم کورٹ میں کرے گا. تو یہ کچھ اس کے اختیارات ہیں. بہرحال یہ عدالت عظمیٰ ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, اس کو مکمل اختیارات حاصل ہوتے ہیں. یہ
किसी भी फैसले को जो निचली लोअर कोर्ट्स हैं उनके खिलाफ सुनने की मजाज होती है। एक चीज और, जो शरीयत अपीलेट बेंच है, यहाँ पर जो शरीयत कोर्ट में जो अपील की और उसके खिलाफ आ गई, तो उसके खिलाफ भी जो अपील दायर करेगा वो सुप्रीम कोर्ट में करेगा। अगली स्लाइड में इसको आप मजीद अच्छी तरह समझ लेंगे। तो ये चंद चीजें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी जो है वो दूसरी जो हमारी बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट के बाद, बल्कि इसके मुकाबले में ही हम इसको समझते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट, वफाकी शरई अदालत। ज़ियाउल हक ने अपने दौर में 1980 में 1980 में इस अदालत को कायम किया था कि जो हमारे शरिया के मामलात हैं, जो हदूद के मामलात हैं, जैसे चोरी का मामला है, ज़नाबिल जबर का मामला है, शराब नोशी का मामला है, तो इस मामले जहाँ जहाँ हदूद इन्वॉल्व होती हैं, तो इस मामले के लिए ये कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी 1980 के अंदर। ये कोर्ट भी इस्लामाबाद के अंदर है और इस कोर्ट का इसी तरह जो मामला है 8 जजेस पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लें, चूंकि शरई अदालत है और शरई अदालत में तमाम जजेस का मुसलमान होना जरूरी है। जैसे पीछे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो वहां पर इस चीज की कोई शर्त नहीं है कि तमाम जजेस जो हैं वो मुस्लिम हो, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हिंदू ईसाई जो भी पाकिस्तानी है वो उसका जज हो सकता है, हत्ता कि चीफ जज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमान जज होना जरूरी है। इसमें 5 तो आम जज होंगे, 3 उसमें उलमाए कराम होंगे जो दीन के मामले में बड़ी ज्यादा समझदारी रखते हों, बड़े फाहम फरासत के मालिक हों, अच्छा तजर्बा रखते हों, बड़े उलमा। 3 वो भी उन जजों के साथ शामिल होंगे। ये टोटल 8 जज होंगे। इनमें से एक चीफ जज होगा जिसे हम चीफ जस्टिस कहते हैं। आजकल फेडरल शरीयत कोर्ट में शेख नजमुल हसन जो हैं वो आजकल हमारी वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस हैं। ये भी इस्लामाबाद में है और यहाँ पर भी केस लेकर जाए जाते हैं, स्पेशली हदूद के, और जिसको शरीयत के हवाले से उसने को केस करना हो इस तरह का जिसमें शरीयत इन्वॉल्व है, जिस तरह मैंने ये हद की बात की, शराब के हवाले से है, ज़नाब जबर के हवाले से है, तो वो वहां पर केस जाएगा। अब एक और चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये डायरेक्ट केस वहां पर अमूमन नहीं जाते। एक आप मिसाल से इस चीज को समझ लेंगे। एक बंदे ने, वो विक्टिम था, वो क्रिमिनल था, उसने चोरी की। एक क्रिमिनल ने, एक मुजरम ने चोरी की। अब जब चोरी कर रहा था तो चोरी कज़फ करना, ये उसके मुकाबले में उसकी सजा के लिए उसको शरई अदालत में हदूद उस पर नाफिज होगी। लेकिन जब वो चोरी कर रहा था तो वो मालिक मकान उठ गया, उस मालिक मकान ने आगे से उसके साथ हाथापाई की। अब चोर ने उसको ज़रब पहुंचाई, ज़रब पहुंचाने के बाद या तो उसकी टांग काट दी, या उसको फायर कर दिया, या उसको किसी ना किसी नुकसान में मुब्तला कर दिया। अब वो जो उसका जिस्मानी नुकसान उसने किया है या उसको कत्ल किया है, तब उस पर 2 मुकदमे चलेंगे। एक हदूद का चलेगा जो उसने चोरी की है, और एक चलेगा उस पर सीआरपीसी का, जो उसने ये किया है, उसको कत्ल किया है। अब जो हदूद का मुकदमा है ये सेशन कोर्ट तो सुनेगा, लेकिन हदूद ऑर्डिनेंस के तहत सुनेगा। और जो दूसरा मुकदमा है वो उसी तरह जो हमारा क्रिमिनल एक्ट है उसके मुताबिक सुनेगा। अब ये दोनों मुकदमे जब फारिग हो जाएंगे और उसके बाद चोर को सजा हो जाएगी, तो फिर उसके खिलाफ अपील। अब 2 उसके मुकदमे हैं उसके ऊपर, एक उसने कत्ल किया हुआ है, एक उसने चोरी की हुई है। अब चोरी का चूंकि उसने इर्तिकाब किया वो हद में आएगा, उसका मुकदमा उसके बाद चलेगा वफाकी शरई अदालत में। और जो उसने कत्ल किया या उसने उसका बाजू काट दिया था, तो वो मुकदमा उसका उसके बाद अपील उसकी जाएगी हाई कोर्ट में। तो ये इस तरह इसकी हायरार्की होती है केसेस की। तो ये वफाकी शरई अदालत आमतौर पर हदूद और शरीयत के मामलात को देखती है। जो इसकी ज्यूरिस्डिक्शन है वो आप जरा मेरे साथ साथ देखें, मैं पढ़ता हूँ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। चेक द प्रोविजन ऑफ लॉ इज अगेंस्ट टू इस्लाम।
یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے ضمن میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات بھی آئیں گے۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ لا کے اگینسٹ اگر کوئی کام ہوگا، اسلام کے اگینسٹ اگر کوئی لا ہوگا یا کوئی کام ہوگا، تو پھر اس کو بھی یہ وفاقی شرعی عدالت چیک کرے گی۔ اسلام کے مخالف اگر کوئی قانون بنایا جاتا ہے، اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو اسلام کے مخالف ہو گیا، تو یہ اس عدالت جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر دیکھے گی۔ اب اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً جب بھی کوئی جج کام کرتا ہے، دیکھیں کسی بندے نے عدالت کے اندر دوسرے کو قتل کر دیا، اب جج دیکھ رہا ہے، اب جج دیکھتے ہوئے تو اس کو اسی وقت نہیں کہہ سکتا کہ تجھے سزائے موت ہوگی، بالکل نہیں کہہ سکتا۔ اب اس کے خلاف کیس چلے گا، وہی جو ہماری ہرارکی ہمارا پروسیجر ہے کہ پہلے اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، پھر کیس آئے گا، کوئی مدعی بنے گا، وہ جو بھی مدعی اس کے خلاف بنے گا وہ پھر کیس اس کے مطابق آگے جائے گا، وہ کسی عدالت میں جائے گا، وہاں پر ایویڈنس ہوں گے، گواہیاں ہوں گی، سارا کچھ جو بھی پروسیجر ہے وہ طے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ بعد کی بات ہے۔ یہ پروسیجر ہم آگے ہماری جو لیکچرز آئیں گے اس میں پڑھیں گے۔ اب وہ جج سامنے تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا، لیکن اسی وقت وہ اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جب یہ وفاقی شرعی ہماری عدالتیں ہیں تو کوئی بندہ ایک کیس لے کر جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ قانون جو ہے یہ اس کے خلاف بن گیا۔ جیسے اس وقت ایک قانون ہمارا کل عدم ہوا کہ یہ جو مارک اپ ہے، سود کا معاملہ ہے، یہ باقاعدہ ایک بینکنگ ایکٹ کے اندر جو مارک اپ ریشو ہماری طے ہوتی ہے، اس کے خلاف کسی نے رٹ دائر کر دی وفاقی شرعی عدالت میں، تو وفاقی شرعی عدالت نے اس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے۔ یہ غالباً 1997 کی بات ہے، اس وقت سے یہ قانون کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب وفاقی شرعی عدالت جو ہے یہ ایک تو یہ اختیار رکھتی ہے، دوسرا کیسز انڈر حدود لاز، حدود کے اندر جو کیس آتے ہیں یہ میں نے بتا دیا ان کو دیکھتی ہے۔ پھر پنشمنٹ فار کنٹمپٹ، یہ سزا بھی دے سکتی ہے، کسی بھی جس نے حد پار کی ہے اس حدود کے مطابق یہ اس پر تاثیر لگا سکتی ہے۔ اسی طرح اپیل فرام ججمنٹ آف کریمنل کورٹس انڈر حدود کیسز، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سیشن کورٹ میں جو حد کا کیس چلا اور وہ بندے کے خلاف آ گیا، اب وہ حد کا کیس وہ ہائی کورٹ میں لے کر نہیں جائے گا بلکہ وفاقی شرعی عدالت میں اگلے وہ پروسیجر میں جائے گا۔ تو یہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے یہ اس طرح سے کام کرتی ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر 5 بڑی ہائی کورٹس ہیں۔ یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے۔ ہائی کورٹ کا لفظ ہم نے اکثر سنا، ہم ہر جو بھی علاقے میں رہتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے کہتا ہے جی لاہور ہائی کورٹ، کہتا ہے جی کوئٹہ ہائی کورٹ، کوئی کراچی ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، تو جو ہمارے وفاق میں رہتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو ٹوٹل 5 ہائی کورٹس ہیں، 4 ایک ایک صوبے میں ہے اور ایک ہماری فیڈرل کے اندر جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد ہے، ایک اس کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہم اسلام آباد والی کو پڑھ لیتے ہیں کہ اسلام آباد کی جو یہ ہائی کورٹ ہے یہ 2010 میں اسٹیبلش ہوئی، کیونکہ اسلام آباد کسی صوبے میں نہیں آتا، لہذا وہاں پر جو کیسز ہیں ان کے لیے اگر کسی کو سیشن کورٹ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے، اس نے آگے اپیل کرنی ہے تو اس کی ہائی کورٹ پھر وہ اسلام آباد ہی بنا دی گئی۔ اس میں ٹوٹل 10 جج ہیں، 6 اس وقت وہاں پر کام کر رہے ہیں، 4 ویکنٹ ہے۔ اس کا چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے، آپ نے یہ نام کئی دفعہ خبروں میں بھی سنا ہوگا۔ وہاں بینچز کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ہی علاقہ ہے اسلام آباد، تو وہاں پر صرف ایک ہی بینچ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام سے اسلام آباد میں موجود ہے۔ دوسری ہماری کے پی کے پشاور، کے پی کے پشاور کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پرانی عدالت ہے۔ میں نے پچھلی سلائیڈ میں ایک بات کی تھی کہ جو بڑی بڑی عدالتیں تھیں مختلف سینٹروں میں، یہ انگریزوں نے برطانوی جو نوباتیاتی نظام یہاں پہ جب انہوں نے ڈھانچہ بنایا تھا تو ان لوگوں نے یہاں پر 1861 میں 1861 کے اندر بڑے بڑے سینٹرز میں جیسے دلی، بمبے، لاہور اور بھی کئی ایسے سینٹرز تھے
जहाँ पे उन्होंने अदालतों को इस्टेब्लिश किया और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इनको मुख्तलिफ इलाकों में ले जाते गए। जैसे जैसे इलाके बड़े होते जाते थे, अदालतें बढ़ती चली जाती थी। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमसे जो बड़े हमारे भाई थे या हमारे बड़े थे, वो गुजरांवाला बोर्ड से उन्होंने मैट्रिक नहीं किया। उनका मैट्रिक गुजरांवाला उस वक़्त बोर्ड नहीं होता था, लाहौर बोर्ड होता था। अब गुजरांवाला और गुजरात, सियालकोट, इसी तरह शेखुपुरा, कसूर, ये सारे के सारे लाहौर बोर्ड के अंदर ही आते थे। जब गुजरांवाला बड़ा हो गया, इलाके इसके साथ और बड़े होते गए, तो गुजरांवाला को एक अलग से बोर्ड का दर्जा दे दिया गया। अब इसी तरह ही होता है कि पहले एक अदालत है, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, तो फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब इलाके बड़े होते जाते हैं, आबादी बढ़ती चली जाती है, तो ये कोर्ट्स भी उसी तरह बढ़ा दी जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल हमारी तहसील कोर्ट्स में हर तहसील के अंदर एक कोर्ट जो है वो बन चुकी है। तो ये भी एक आप समझ लें कि 1901 के अंदर, बहरहाल पेशावर के अंदर केपीके में ये हाई कोर्ट बनी है। अब यहाँ पर 20 टोटल जजेस हैं जो जिनकी पोजीशन है, जो अपॉइंटेड हैं, लेकिन वहाँ पर 14 जजेस जो हैं वो सीटों पे काम कर रहे हैं। 6 सीटें अभी तक वैकेंट हैं। चीफ जस्टिस उनका कैसर रशीद खान है। ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनके 3 बेंचेस हैं। एक बेंच केपीके का एबटाबाद में है, एक मिंगोरा में है और एक डेरा इस्माइल खां में है। ये बेंच की बात मैंने पहले कर दी है कि ये रजिस्ट्री या ब्रांच होती है। ये आप ये समझ लें कि 20 जज हैं पेशावर के, तो हाई कोर्ट के 20 ही रहेंगे। मंगोरा का अलग जज नहीं होगा, डेरा इस्माइल खां का, एबटाबाद का अलग जज नहीं होगा। वो जज वहां पर वही जाएगा जो पेशावर हाई कोर्ट का जज है। जब मंगोरा के अंदर केस इतने हो गए कि वहां पर जरूरत पड़ गई अब उस हाई कोर्ट को कि एक लंबी फहरिस्त होगी केसेस की, तो फिर पेशावर हाई कोर्ट से बेंच मूव होगा, वो जजेस मूव होंगे, वहां पर जाके केसेस सुनेंगे। इसी तरह जो हमारा बलूचिस्तान है, उसकी क्वेटा के अंदर जो है वो हाई कोर्ट है। ये भी 1976 के अंदर स्टैब्लिश हुई और इसके जज टोटल 10 हैं। चूँकि खित्ता बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन आबादी के तनासब से ये छोटा है। तो उसी आबादी के तनासब से ही यहाँ पर कोर्ट्स और जजेस का जो तैनाती का मामला है वो किया जाता है। वहाँ पर 2 बेंचेस हैं, एक सिब्बी में है और एक तुर्बत में है। और चीफ जस्टिस जो वहाँ के हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, ये वहाँ के आजकल चीफ जस्टिस हैं। तो ये टोटल वहाँ पर 3 जो है वो हाई कोर्ट्स हो गई, एक मेन हाई कोर्ट बेंच हो गया और 2 उनके बेंच, एक सिब्बी में और एक तुर्बत में। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट कराची के अंदर है। ये सिंध हाई कोर्ट जो है ये 1906 में बनी और इसमें भी टोटल जजेस 40 हैं, इनकी पोजीशन है, जो सीट्स हैं, लेकिन अभी उसमें 28 जो हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी 12 सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं। और इसका जो चीफ जस्टिस हैं इनके अहमद अली शेख साहब हैं और कराची के अंदर भी जो बेंचेस हैं वो एक हैदराबाद में है, एक सखर में है और एक लाड़काना में है। तो टोटल 4 बेंचेस हो गए कराची में, जो मेन बेंच है, जो हाई कोर्ट है, बाकी उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, ब्रांचेज़ हैं हैदराबाद, सखर और लाड़काना के अंदर। तो इसी तरह पंजाब जो सूबा है जिसकी हाई कोर्ट जो है अदारा वो लाहौर में है, तो ये इसका सबसे मरकज़ भी है पंजाब का। तो जितने भी ये हाई कोर्ट्स होते हैं ये मरकज़ में कायम होते हैं। तो पंजाब की हाई कोर्ट जो है ये सबसे पुरानी है। ये 1882 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया, अंग्रेज़ों के दौर में ही एस्टेब्लिश हुई, बल्कि कराची और पेशावर की भी उसी दौर में एस्टेब्लिश हुई है। अब यहाँ पर टोटल 60 पोज़ीशंस हैं, सीट्स हैं, जो जजेस की हैं, लेकिन 49 जो हैं वो इस वक़्त वर्किंग में हैं और बाकी 11 सीट जो हैं वैकेंट हैं, यानी कि खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद अमीर भट्टी साहब हैं और वहाँ पर भी जो बेंचेस हैं इसके अलावा 3 और हैं। एक रावलपिंडी में है, एक मुल्तान में है और एक बहावलपुर में है। और इसी तरह ये टोटल पंजाब के अंदर 4 हाई कोर्ट्स हो गई। एक मेन हाई कोर्ट जो लाहौर में है और इस तरह रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में इसका एक बेंच है। इस तरह जब ज़रूरत पड़ती है, चूँकि बहावलपुर के लोगों को
या जो कराची के हाई कोर्ट है उसमें लाड़काना के लोगों को अगर कराची आना पड़े, या तुर्बत के लोगों को अगर कोयटा आना पड़े, या डेरा इस्माइल खां के लोगों को पिशावर आना पड़े, तो ये बेंचेस बनाए जाते हैं ताकि दूर की आवाम वहां पर भी इस सहूलत से अवेल हो सके। तो ये आपने समझ लिया कि ये इसके बेंचेस होते हैं और ये अदालतें हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, इसके इख्तियारात क्या हैं, ये बड़ी अहम आपने स्लाइड समझनी है कि इसके इख्तियारात जो है वो हमारे हाई कोर्ट के क्या हैं। ये जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके तकरीबन मिलते जुलते इख्तियारात होते हैं। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, आगे इंशाल्लाह वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में उसका तज़किरा आ जाएगा कि हर इलाके के हिसाब से कुछ इख्तियारात चेंज भी किए जा सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इख्तियारात तकरीबन सब के एक जैसे होते हैं। अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसका जो अहाता है, उसके इख्तियारात हैं, वो क्या-क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले तो आप यहाँ रिट कर सकते हैं। अब देखें, आपने लफ्ज़ ये बड़ा सुना होगा कि उसने उसके खिलाफ रिट दायर कर दी। ये सेक्शन जो आर्टिकल है आइन का हमारे 199 199 एक कम 200, इस आर्टिकल के तहत ये सारी रिट्स होती हैं। और ये टोटल 5 किस्म की रिट्स हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं और यही रिट्स हम हाई कोर्ट में करते हैं। इससे नीचे हम कहीं ये रिट नहीं कर सकते हैं। एक रिट, जो पहली रिट है मैंडामस, ये रिट चूंकि ये सारे पुराने अल्फाज हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ लातीनी हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं लॉ के अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा है, वो अपने इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहा है, उसका वो इख्तियार ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक जो है वो पुलिस स्टेशन में थानेदार है। अब थानेदार जो है वो किसी को खुद से सजा नहीं दे सकता, अब उसका इख्तियार ही नहीं है। अब वो सजा देता है तो आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं कि तुम अपनी ज्यूरिसडिक्शन से, अपनी हदूद से बाहर जा रहे हो। और इसी तरह एक प्रिंसिपल है, वो इख्तियार नहीं रखता कि किसी टीचर को वो नौकरी से निकाल दे, जो गवर्नमेंट हमारी हायरार्की है। अब अगर वो इख्तियार नहीं रखता और वो टर्मिनेशन लेटर उसको दे देता है, तो आप उसके खिलाफ रिट कर देंगे कि तुमने ये गलत किया। इसी तरह दूसरी रिट होती है प्रोहिबिशन। ये रिट, एक बंदा काम कर रहा है और वो काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक प्रोफेसर है केमिस्ट्री का और वो पढ़ा रहा है केमिस्ट्री, उसको कहा जाए कि तुमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी, बल्कि तुम यहाँ पर चौकीदार का काम करो, गेट संभालो। अब उसका काम, उसके ज़िम्मन में उसकी जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके इख्तियारात हैं, उससे अलग से उससे काम लिया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी रिट आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसी तरह सरशरारी सरशरारी जो है, ये भी आप समझ लें कि छोटी अदालत ने कोई काम कर दिया आपके खिलाफ और आपने अब सुप्रीम कोर्ट को कहा, अब वो है छोटा सा केस है लेकिन आप मुतमिन नहीं हैं, तो आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जनाब उसको कहा जाए कि मेरा केस दोबारा से सुने, उस पर नज़र-ए-सानी की जाए, या दूसरे जजेस को कहा जाए कि इस केस को सुने या इसको नज़र-ए-सानी करें। तो सरशरारी जो है, बड़ी अदालत जो है, वो इख्तियार रखती है कि छोटी अदालत को कहे कि ये इस पर नज़र-ए-सानी की जाए। इसी तरह हैबियस कॉर्पस रिट होती है, ये बड़ी मशहूर रिट है और अक्सर ये आपने सुना कि हब्से बेजा में रखा, उसने उसको बंद कर दिया कमरे में और वो संगल मार के चौधरी ने वो बिठा दिया अपने कामे को, अपने वो जो भी उसका मुलाज़िम था। तो अब उसके खिलाफ आपने रिट करनी होती है, इसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं। चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हर बंदे को उसको आज़ादी हासिल है। अब अगर आप उसको कैद कर लेंगे खुद से, एक तो पुलिस ने कैद नहीं किया उसको, गवर्नमेंट ने किसी भी एंगल से उसको सज़ा नहीं दी, तो एक आम बंदा जो है वो उसको हब्से बेजा में रखेगा तो उसके खिलाफ आप रिट दायर कर देंगे। इसी तरह को वारंटो है, तो ये भी मुख्तलिफ इख्तियारात होते हैं कि ये इख्तियार उसका था, नहीं था। तो को वारंटो में ये होता है कि वो इख्तियारात तो उसका
है और वो काम कर नहीं रहा। तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिट्स होती हैं जो आप करते हैं कि जनाब ये मैंडामस है, ये प्रोहिबिशन है, ये सर्शरारी है, हैबियस कॉर्पस है या को वारंटो है। तो उसमें आप किसी को कह रहे हैं कि आप अपना काम आपका तो था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जनाब, थानेदार साहब, आपका काम था लोगों की सेफ्टी, और आप यहाँ पर बैठ के जनाब गुलछड़े उड़ा रहे हैं, मैं आपके खिलाफ रिट दायर कर दूंगा। अगर वो अपने कामों का जो उसके इख्तियारात हैं उसका गलत इस्तेमाल करता है तो भी आप उसके खिलाफ रिट दायर कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिट्स होती हैं। ये आर्टिकल 199 के तहत जो हमारे आइन का आर्टिकल है उसके तहत ये सारी रिट्स हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में करते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो एक्विटल के खिलाफ भी अपील सुन सकते हैं। मतलब किसी को रिहाई हो गई, एक तो हम बार बार सुन रहे हैं कि उसको सजा हो गई और फिर उसने अपनी सजा के खिलाफ रिट दायर कर दी कि मुझे सजा गलत हुई है। एक है कि अब किसी को आपका मुजरम था और उसको रिहा कर दिया किसी कोर्ट ने, तो अब उसके खिलाफ आपने रिट दायर कर दी कि सेशन कोर्ट ने, निचली अदालत ने मेरे इस मुजरम को रिहा कर दिया है, तो आप उसके खिलाफ भी रिट दायर कर देते हैं। इसी तरह अगला उसका इख्तियार एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये पहले भी बात हो चुकी कि हर इंसान का राइट है, अगर वो उसके राइट को मारा जा रहा है, ज़ब्त किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एनफोर्स करने के लिए कुछ ना कुछ ये इख्तियार रखती है हाई कोर्ट। इसी तरह सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो इसके मातहत अदालतें होती हैं उनकी निगरानी भी ये करती है। इसी तरह अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स अंडर स्पेशल लॉज। मैंने पहले पिछली स्लाइड में कहा था कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो उसमें अगर आपके खिलाफ केस आ जाता है तो आप उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन चंद एक लॉज होते हैं जिनमें आप हाई कोर्ट के अंदर भी अपील कर सकते हैं। छोटी इंक्वायरी है, छोटा मामला है, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल छोटी है, ट्रिब्यूनल का सबक हमारा परसों के लेक्चर में आएगा, उसमें आपको ट्रिब्यूनल्स वाज़ेह हो जाएंगे, ये होते क्या हैं, ये किस तरह की अदालतें हैं और क्या काम करती हैं। इसी तरह अपील कर सकता है अगेंस्ट द जजमेंट, डिसीजंस, डिक्री एंड सेंटेंस पास्ड बाय द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। तो भाई छोटी अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, हमारी सेशन कोर्ट जिसे क्रिमिनल कोर्ट्स आप कह सकते हैं, सेशन कोर्ट है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पर आपके खिलाफ किसी के खिलाफ जो मुकदमा हुआ और वो उसने आपके खिलाफ जो है वो जजमेंट दे दी, अब उस जज के खिलाफ आप अपील लेकर हाई कोर्ट चले जाएंगे। जैसे ये आम हरारकी हर बंदे को पता है कि सेशन कोर्ट में वो गया और केस उसके मुताबिक उसका फैसला नहीं हुआ, अब वो अपील करेगा जाकर हाई कोर्ट के अंदर, तो ये उसकी जुरिस्डिक्शन होगी हाई कोर्ट की जितनी भी हैं। अब इसके साथ साथ हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बहुत अहम है इसको समझना, ये चूंकि हमारे हर अदारे में हर जगह पर ये नज़र आती हैं कि हर इलाके में हमारी कोर्ट्स हैं। तो दो तरह की ये कोर्ट्स होती हैं, एक होती हैं डिस्ट्रिक्ट या सिविल कोर्ट्स और एक होती हैं सेशन या क्रिमिनल कोर्ट्स। जो गुजरांवाला के लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, ये सियालकोट रोड पर, और साथ सेशन कोर्ट अलग है जिसे हम जिला कचहरी कहते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। वहाँ सिर्फ सिविल केसेस और सिविल कोर्ट्स के ही जजेस होते हैं, वो फैसले या वो केसेस वहाँ पर दायर किए जाते हैं। इसी तरह जो सेशन कोर्ट होता है वहाँ पर क्रिमिनल केसेस जिसे आप फौजदारी केस कहते हैं वो सुने और दायर किए जाते हैं। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो सिविल कोर्ट्स हैं, इनका जो सबसे बड़ा जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का और सेशन का जज होता है, यही क्रिमिनल का भी होता है, यानी कि पूरे जिले में चाहे वो सिविल का हो मामला नीचे या क्रिमिनल का हो, एक ही बड़ा जज होता है जिसे सेशनल जज कहा जाता है, वो सेशन जज है। बाकी जितने भी सिविल जज होंगे, क्रिमिनल जज होंगे जिसको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो सारे के सारे उस सेशन जज के अंडर होंगे। अब जो हमारी हायरार्की है सिविल कोर्ट्स की, इसको समझने के लिए आप ये देख लें कि सिविल कोर्ट्स में 3 तरह के जज होते हैं। एक जज होता है फर्स्ट क्लास, क्लास फर्स्ट,
क्लास फर्स्ट का जो जज होता है, इसके पास जितने भी केस जाएंगे, उसकी चूंकि ये सारी की सारी अदालतें मालियत पर फैसले करती हैं, मालियत के केस इनको दिए जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का मामला है या लेन देन का पैसों का मामला है, तो हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं। तो जब आप सिविल कोर्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तो फिर हम देखते हैं कि यार ये फलां जज के पास इसका केस लगेगा। ये प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो फलां जज के पास लगेगा। ये प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है, करोड़ों की है या अरबों की है, तो अब इसका फैसला जो सिविल जज क्लास फर्स्ट होगा, इसका केस वहां पर लगेगा, वो इसको सुनेगा और उसके मुताबिक फैसला देगा। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद सिविल जज क्लास 2 होता है, इसकी लिमिट होती है, ये 25 लाख तक के केस सुन सकता है। और जो सिविल जज क्लास 3 होता है, ये 10 लाख तक लिमिट के केस सुन सकता है। लेकिन एक बात आपने और ज़हन में रखनी है, ये मैंने आपके सामने पंजाब की फिगर रखी है। अब अगर ये सिंध की फिगर रखें तो कम हो जाएगी, अगर केपीके की फिगर रखेंगे तो और कम हो जाएगी, और अगर आप बलूचिस्तान की फिगर रखेंगे तो उसमें भी कुछ वेरिएशन, तब्दीली आ सकती है। तो ये हर सूबे की अलग-अलग से लिमिट्स हैं। वो जो भी उस सूबे का मामला है, उन्होंने अपनी लिमिट्स सिविल जज को दी होती हैं कि इस सूबे में या इस जिले में इतने लेवल का जो क्लास 3 का जज है वो सुन सकता है लिमिट का, और क्लास 2 का इतनी लिमिट का, और क्लास 1 का इतनी लिमिट का। क्लास 1 के पास तो कोई लिमिट नहीं होती। अब अगर पहले आपने केस फाइल किया और आपका वो केस या सूट आपने फाइल किया सिविल जज क्लास 2 को, अब उसके खिलाफ आपका फैसला आ गया, अब वो आप 1 को नहीं दायर करेंगे, वो फिर उसके इन तीनों के खिलाफ, इन तीनों के फैसलों के खिलाफ आप अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को। ये उससे अगली हमारी हायरार्की होगी, यानी कि पहले आपने सिविल जज को केस दायर किया, फाइल किया, और उसके बाद उसके खिलाफ आपने अपील जो देनी है वो फिर आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को करनी होती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ही दिए जाते हैं। इसी तरह हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है, वो उसके अंदर जो मजिस्ट्रेट होते हैं जो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं। अब ये जो क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं लोग, इनको हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। मजिस्ट्रेट में और सिविल जज में फर्क होता है, ये जरा आपने देखना है। सिविल जज के इख्तियारात ज्यादा होते हैं मजिस्ट्रेट से। एक बड़ी मजे की बात आप जरा समझ लें कि मजिस्ट्रेट सिर्फ तब ही जज होगा जब वो अदालत की कुर्सी पर बैठा होगा कोर्ट के अंदर, लेकिन बाहर वो मजिस्ट्रेट नहीं होगा, जज नहीं होगा। मजिस्ट्रेट तो होगा, जज नहीं होगा। जब सिविल जज वो अदालत की कुर्सी में बैठा है या वो अपने घर में बैठा है, हत्ता कि वो बाहर लान में है, किसी जगह पे भी है, तो वो सिविल जज ही रहेगा। सिविल जज के इख्तियार ज्यादा होते हैं मजिस्ट्रेट की निस्बत। अब मजिस्ट्रेट के भी 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास अगर हम देखें तो वो सिर्फ उस तरह के केसेस देख सकता है जिसकी सजा वो सिर्फ 3 साल तक दे सकता है, पनिशमेंट 3 साल कैद की सजा दे सकता है या 50,000 जुर्माना कर सकता है। इसी तरह जो क्लास 2 का मजिस्ट्रेट होता है वो 1 साल की सजा दे सकता है या 5,000 तक जुर्माना कर सकता है। क्लास 3 का जो मजिस्ट्रेट होता है वो 1 माह की, 1 महीने की सजा दे सकता है या 1,000 फाइन जुर्माना कर सकता है। एक और बात आपने समझ लेनी है कि हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर थाने होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा यहाँ पर थाना सदर है, फलां थाना है, तो ये 2-3 थाने जो हैं ये मजिस्ट्रेट फलां के पास है, और थाना फलाना जो है फलाना मजिस्ट्रेट के पास है। तो हर थाना जो है वो उसका मजिस्ट्रेट अलग होगा। चूंकि क्रिमिनल केसेस जो हैं ये थानों से मूव होके आगे जाते हैं, तो उनको मजिस्ट्रेट सबसे पहले सुनता है। इसमें एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 का होता है, सेक्शन 30, इसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, सिर्फ सजाए मौत के इख्तियारात इसके पास नहीं होते कि ये सजाए मौत नहीं दे सकता। लेकिन इसके इन सब के खिलाफ जो मजिस्ट्रेट के खिलाफ अपील्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आप लेकर जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर कि किसी का कत्ल हो गया, अब उसके खिलाफ मुद्दई इनमें से किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएगा,
وہ ڈائریکٹ سیشن جج اس کیس کو سنے گا، کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی سزائے موت دینے کا یا عمر قید سزا دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات انہی عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ یہ جو سول کورٹس ہیں یہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کو فالو کرتی ہیں، اور جو کرمنل کورٹس ہیں یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کو فالو کرتی ہیں۔ اب یہ آخری سلائیڈ جو ہے وہ ساری ہرارکی ہے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی جائیں گی، آپ ان کو انشاءاللہ دیکھ بھی سکیں گے۔ یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے کہ سب سے اوپر 2 کورٹس ہو گئی ہماری، سپریم کورٹ آف پاکستان اور شریعت پیلٹ بینچ آف سپریم کورٹ، اور اس کے نیچے اگر ہم سپریم کورٹ کے نیچے دیکھیں تو 5 ہائی کورٹس ہیں اور جتنے ٹربیونلز ہیں وہ ہیں، اور اس طرح اگر ہم شریعت پیلٹ بینچ کو دیکھیں تو اس کے نیچے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، پھر اس کے نیچے جو کرمنل کیسز یا حدود کے کیسز والے سیشن کورٹس کی عدالتیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، یہاں تک ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی جو سپریم کورٹ ہے ان کے نیچے 5 ہائی کورٹس ہیں، ٹربیونلز ہیں، ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں، پھر ان کے نیچے مختلف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جو ہر ضلع میں ایک ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کے نیچے پھر سول ججز ہوتے ہیں اور مجسٹریٹ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہر ایک تحصیل کے اندر بھی عدالتیں آ چکی ہیں تو تحصیل کے اندر سیشن جج نہیں ہوگا، ایڈیشنل سیشن جج بھی نہیں ہوگا۔ ایڈیشنل صرف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سیشن جج کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ایڈیشنل بنائے جاتے ہیں، وگرنہ یہ اختیارات سیم رکھتا ہے۔ اس کے نیچے سول جج اور ایک مجسٹریٹ یا زیادہ مجسٹریٹ ہمارے تحصیل میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا بڑا اہم سبق تھا، میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے ساتھ رکھا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن کریں گے، ہم میں سے جو سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی جواد خان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جواد خان کافی صاحب ہیں، وہ سوال کریں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی جی بولیں بولیں۔ جی سر، میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو ایڈ ہاک ججز جو ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ وہ کلامے سے وہ ہوتے ہیں آ جاتے ہیں، یا ہائی کورٹ کے ججز کو ایڈ ہاک بنایا جاتا ہے؟ ہائی کورٹ کے ججز کو زیادہ تر یہ جو جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جج کس طرح بنتا ہے، تو جج کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ یا تو اتنے سال وہ ہائی کورٹ کا جج رہا ہو یا اتنے سال وہ وکالت کرتا رہا ہو، تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جج لگانے کا۔ جی، اور دوسرا مجسٹریٹ سیکشن 30 جو ہوتا ہے اس کے پاس بھی تمام اپنے تھانے ہوتے ہیں، یا یہ تمام تھانوں کا سربراہ کہلاتا ہے؟ نہیں، تھانے جو ہے جب مجسٹریٹ کا لفظ آ جائے گا نا تو پھر جی آپ جی یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس تھانے ہوں گے، لیکن جو سیکشن 30 کا مجسٹریٹ ہوگا وہ سب مجسٹریٹ سے اوپر ہوتا ہے، یہ کلاس فرسٹ سے بھی اچھا، اوپر ہوتا ہے۔ تو اس کو مختلف تھانے بھی دے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان تھانوں کا جو بڑا کیس ہے وہ پھر پہلے سیکشن 30 کے جج کو دے دیا جاتا ہے مجسٹریٹ کو، پھر اس کے بعد سیشن جج کے پاس جاتا ہے۔ مطلب ایک سیشن کورٹ میں مختلف بہت سارے مجسٹریٹ سیکشن 30 بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک ہوگا وہ؟ نہیں، ہو سکتے ہیں، ضرورت پر ہو سکتے ہیں، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، جو بڑے ہمارے ضلع ہیں تو ان کے اندر ضرورت پر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ ایسا بھی یہ سمجھ لیں کہ کئی ایسے ہمارے ضلع ہیں کہ جہاں پر صرف سیشن جج ہی ہے، نیچے ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ کیس ہی صرف اتنے کو آ رہے ہیں۔ تو یہ تو کیس کے حساب سے اور علاقے کے اندر عوام کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر مجسٹریٹ کتنے لگائے جائیں گے، جج کتنے لگائے جائیں گے۔ جناب علی، بس تھینک یو۔ جی بہت شکریہ۔ عبد الرحمان المنصور جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر سوال یہ ہے میرا کہ جو سول ہوتا ہے اور مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم ڈیتھ کیسز یا وہ ان سے حدود ہے 50,000 سے نیچے یا 50,000، جو ان سے دوسرے ججز ہیں ان کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس 10 لاکھ 25 لاکھ یا اس سے ابو،
تو اس میں سر کیا وہ ڈیتھ کیسز بھی لیتے ہیں یا پھر وہ اکیلے ہی مجسٹریٹر کو ہی ہوتے ہیں بس؟ اچھا اینڈ پہ آپ نے کیا بولا ہے؟ پچھلی بات مجھے سر سمجھ آ گئی سول ہے. کے پاس سر ڈیتھ کیسز کن ججز کے پاس ہوتے ہیں، یہ سوال ہے میرا اصل میں. جی جی کیا یہ وہ تو سول والے جو پاس ہوتے ہیں مجسٹریٹ ہے نا، مجسٹریٹ کے پاس یہ ڈیتھ کیس نہیں جاتے. مجسٹریٹ کے پاس ڈیتھ کیسز نہیں جاتے. مجسٹریٹ جو ہوتا ہے وہ جسٹ چھوٹے کیسز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی مرڈر ہو گیا ہے تو اب قتل کے خلاف کسی نے سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ ڈائریکٹ سیشن جج ہی اس کو سب سے پہلے وہاں پر ہی کیس جائے گا، مجسٹریٹ کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اختیارات نہیں ہیں. تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. جی عبد المصطفیٰ، محمد عبد المصطفیٰ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ شرعی عدالت ہو گئی یا سپریم کورٹ ہو گئی، ان میں جو کیس چلے گا کوئی شخص دیکھتے ہیں کہ وہ یا کوئی ادارہ قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، کیا یہ بذات خود اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں یا کوئی اپیل دائر کرے گا تب ہی ایکشن لیں گے؟ یعنی دائر کرنے پر ہی ایکشن ہوتا ہے. سو موٹو ایکشن آپ نے لفظ سنا ہوگا، وہ جی لے سر. سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئی بھی، جیسے میں نے کہا آپ کو کہ عدالت کے سامنے یہ 2-3 دفعہ واقعات ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارے قریبی حافظ آباد میں بھی ہوا کہ جج کے سامنے گولیاں مار دیں تو دوسری پارٹی نے قتل کر دیے بندے. اب جج وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ اسی وقت فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک وہ اس پر کوئی بھی مدعی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا. شکریہ سر. جی جی میرے بھائی عبد القدوس. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. جی سر میرا یہ سوال تھا، لاسٹ پہ جو ہم نے ڈسٹرکٹ سول کورٹ اور سیشن کرمینل کورٹ، سر جو کرمینل کورٹ ہے اس میں مجسٹریٹ کیسز کو ہینڈل کرتا ہے، جو سول کورٹ ہے جیسے آپ نے بتایا ہمارے گجرانوالا میں سیشن کورٹ ہے، یہ سول کورٹ ہے سیشن کورٹ جو ہے؟ نہیں، سیشن کورٹ جو ہے یہ کرمینل کورٹ ہے. اس کے پیچھے سیالکوٹ روڈ میں جہاں ڈی سی کا دفتر ڈی سی بیٹھتا ہے اس کے باہر لکھا ہوگا ضلع کچہری، تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے. وہاں پر سول جج بیٹھتے ہیں. تو وہاں جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ مجسٹریٹ وغیرہ یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج بیٹھتا ہے. جی ثاقب شہزاد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، میرا ججز کی سلیکشن کے حوالے سے ہی تھا. سپریم کورٹ میں تو ہائی کورٹ سے لوگ پروموٹ ہو کے جا رہے ہیں، تو کیا ہائی کورٹ میں انڈکشن کے لیے کوئی ایگزام بھی ہے یا جسٹ ڈائریکٹ ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ جیسے بھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ جو اینکر وغیرہ تھے انہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ کیا ہے. اسی طرح سے یا پھر یہ اس پہ تھوڑی کنفیوژن بھی ہو گئی تھی پچھلے ایک دور میں کہ کچھ ججز کے نام بھیجے تھے جو گورنر نے روک لیے تھے. تو کیا اس کا کوئی پروسیس بھی ہے؟ دوسرا آپ نے بتایا کہ ججز کم ہیں کورٹس میں، تو ان کی تعداد پوری کرنا بیسکلی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کیا یہ جوڈیشری کی اپنی رسپانسبلٹی ہے یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ جوڈیشل کونسل جو ہوتا ہے نا جی، ایک تو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم چونکہ یہ ہمارا ایک تو موضوع نہیں ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر جتنا بھی سٹرکچر بنا ہوا ہے، مثلا آپ کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ساری سیٹیں پوری ہوتی ہیں وہاں پہ؟ بالکل نہیں ہوتی ہیں. تو کئی سیٹیں خالی ہوتی ہیں. اب کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک ایک بندہ جو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، 4 بندوں کی ڈیوٹیاں دے رہا ہوتا ہے ہمارے محکموں میں. تو اب یہ تو ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم اس طرح تو ڈسکس نہیں کرتے تو اس کا قصور کس کا ہے کس کا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ذمہ داری تو بہرحال عدالتوں میں ججز کے پورا کرنے کی ذمہ داری تو ظاہر ہے جوڈیشل کونسل کی ہے، جو ہمارا ہے جو اپوائنٹ کرتا ہے. اس طرح دوسرا جو آپ نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات کی ہے، تو یہ پورا ایک پروسیجر ہے. یہ امتحان ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ باقاعدہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں
کہ اتنا تجربہ ہو, اتنا اس نے یہ کام کیا ہو, اتنی ایڈوکیسی ہو, تو پھر یہ اس طرح کا جج جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے. باقی جب وہ جج بن جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی اس کی جو ہے وہ پھر جو تجربہ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, اتنے کیسز نے دیکھ لیے, تو اب یہ اس سے آگے پروموٹ ہو گیا. یہ وہی ہرارکی اسی طرح ہی ہوتی ہے ان کی. جی شکریہ. جی بہت شکریہ جی. محمد حسن جی. جی سر, میرا سوال کل سے ریلیونٹ لیکچر سے متعلق ہے, جس میں سورسز آف لا کا آپ نے ذکر کیا تھا. اس میں ایک تھا ایگریمنٹس, معاہدات, کہ وہ بھی ہمارے قانون کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. اب اصل میں کچھ ایگریمنٹس تو ایسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں جس میں ایک فریق جو ہوتا ہے وہ مجبوراً ہی اس ایگریمنٹ کو فالو کر رہا ہوتا ہے یا اس کو مان رہا ہوتا ہے, جبکہ جو دوسرا فریق ہے اس کی سب باتوں کو. تو کیا قانون ایسی بیس پہ بن سکتا ہے کہ جس میں ایک فریق مجبور ہو کے اس ایگریمنٹ کو مان رہا ہے, جبکہ دوسرا فریق جو ہے اس پہ فورسفلی وہ ایگریمنٹ اپلیکیبل کروا رہا ہے؟ تو سر یہ ایک فریق پہ زیادتی نہیں ہوگی؟ تو یہ لا کا حصہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں, جب لا بنتا ہے نا, ایک تو ہے کہ ہمارا ایکٹ بن گیا, وہ تو لیجسلیشن بنا رہی ہے. ایک ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ لا کا, قانون کا حصہ ہے. میرا اور آپ کا معاہدہ ہو گیا, میں نے آپ سے زبردستی معاہدہ کروا لیا, ٹھیک ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں جی اس نے زبردستی انگوٹھے لگوا لیے ہیں جی مجھ سے. اب معاہدہ تو ہو گیا زبردستی. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بعد میں کہتے ہیں جی اس نے میرے اوپر جناب دھونس کر کے معاہدہ کروا. اب اس کے خلاف وہ اپیل کر سکتا ہے کسی کورٹ میں, حالانکہ اس کے سائن ہیں, انگوٹھے ہیں, سارا کچھ ہے. اب کورٹ کے اندر تو وہ ویلڈ پیپر ہے نا, اس کے سارے اس کی رضامندی سے ہی سارا کچھ ہوا ہے. ایک لڑکی کا آپ نکاح کر دیں اور بعد میں وہ لڑکی کہے میری رضامندی نہیں تھی, مجھے زبردستی کہا گیا ہے, تو جو ایگری اس نے کیا ہے, ایگریمنٹ اس نے کیا ہے, سائن کیے ہیں, تو اب عدالت تو نہیں اس کو مانے گی نا. عدالت تو کہے گی اس وقت تو ہاتھ روک لیتی ہے اپنا, کون سی پریشانی تھی, اب تو کھڑی ہو گئی ہے. تو جب ایگریمنٹس ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف ریٹ کرنا, تو وہ لوگ کئی دفعہ کر بھی دیتے ہیں کہ جناب میرے سے زبردستی انہوں نے یہ اسٹامپ پیپر لکھوا لیا تھا اور میرا مقصد یہ نہیں تھا. ایسا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ آپ کو جو میں نے شادی کی مثال دی ہے, اس سے آپ سمجھ لیں کہ جب ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر پابند ہوتے ہیں دونوں فریق اور وہ قانون بن جاتا ہے. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر. جی مہربانی. جی محمد سعدی, یہ میرے بھائی بھی کافی دلچسپی رکھ رہے ہیں, اور محمد حسن بھائی بھی. ویسے تو سارے ہی دلچسپی والے ہیں ماشاءاللہ. جناب. جی سر, آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر دیا ہے. اس پر میرے شکریہ. ایک دو سوال تھے. ایک دو سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جو آپ نے اختیارات کا ذکر کیا, تو کیا سپریم کورٹ کے اختیارات میں صرف یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے, یا کوئی خلاف قانون چیز ہوتی ہے اس کو روکے, یا جو یعنی کہ جو ایک پروسیس ہے قانون بنانے کا, اگر پروسیس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب مثلاً جو گھریلو بل جو پیش ہوا وہ یعنی کہ قانونی پروسیس کے بغیر پیش ہوا ہے, تو یہ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو بھی دیکھے اور اس چیز کو روکے کہ بھئی یہ جو چیز قانون سازی کی جو ہو رہی ہے وہ بغیر پروسیس کے. میں سعد بھائی آپ کا سوال سمجھ گیا, بہت اچھی بات آپ نے کیا. بیسیکلی سپریم کورٹ کا کام قانون بنانا نہیں ہے, عدالت قانون نہیں بناتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. قانون ساز ادارے اور ہوتے ہیں, جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے, یہ قانون ساز ادارہ ہے. تو اب اس ہرارکی کو سمجھنے کے لیے بھی ہم انشاءاللہ, مجھے پتہ چلا ہے شریعہ والے باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ایک پروگرام لانچ کریں گے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا, اس کا تعارف, اس میں یہ چیزیں آپ ڈیٹیل بھی سمجھ آئیں گے کہ قانون کیسے بنتے ہیں. تو پارلیمنٹ جو ہے, جسے ہم ایوان کہتے ہیں, ایوان بالا, ایوان زیری, تو وہاں قوانین بنتے ہیں. اس طرح کچھ ہماری باڈیز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باڈیز ہیں. فار ایگزامپل ہماری اٹانومس باڈی ہے, جیسے ٹیپٹا ایک باڈی ہے, گیپکو ایک باڈی ہے. جو چھوٹی باڈیز ہوتی ہیں, یونیورسٹیاں خود اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں, تو وہ اپنے پہلے ایکٹ بناتی ہیں, کچھ نہ کچھ قوانین بناتی ہیں.
फिर उनको पास वो पार्लियामेंट से ही करवाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से नहीं करवाती हैं। पार्लियामेंट उनको वेट करता है, उनका एक्ट बन जाता है, जैसे हमारा पीड एक्ट है सरकारी मुलाजमों के लिए, तो वो ये पार्लियामेंट का काम होता है, वो कानून को देखे। हाँ, अगर कानून खिलाफ बन गया तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं वफाकी शरई अदालत में, वहां पर आप कह सकते हैं कि ये कानून इस्लाम के खिलाफ बना है। तो माजरत से वैसे हम ना जी बातें तो हमारे माशरे में बेशुमार लोग इस तरह कर देते हैं कि ये काम इस्लाम के खिलाफ हो गया, ये खिलाफ हो गया, तो ये आप ये समझ लें कि उस पर रिट कौन करेगा, उस पर कदम कौन उठाएगा, उस पर आगे कौन चलेगा। तो जैसे दो चार बातें इसी पे मेरा सवाल है, क्या फेडरल शरीयत कोर्ट काम कर रही है कि नहीं, उसमें वो 8 जजेस पूरे हैं कि नहीं, और जो 3 उलमा की जो शर्त है वो भी हैं कि नहीं, उसमें जी वो है, लेकिन आपने पीछे वो सुना होगा जी, वफाकी शरई अदालत को काम करने नहीं दिया जा रहा। वफाकी शरई अदालत भी अंडर प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के, वफाकी शरई अदालत के। तो ये सारी चीजें, तो आप पूरे सिस्टम को फिर आप जब देखेंगे तो कई चीजें आपके सामने आएंगी कि यार यहाँ पर कसूर किस किस के हैं। जी हमारा टाइम बहुत कम है, बस एक आधा सवाल काइंडली अगली क्लास हमारे कह रहे हैं जी, मुतहर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये फौजी अदालतें क्या होती हैं और इनका निज़ाम कुछ इससे मुख्तलिफ होता है या सेम ही होता है? नहीं, मुख्तलिफ होता है। फौजी अदालतों का हमारे सोशल अदालतों से कंसर्न नहीं होता है, इनका टोटल निज़ाम ही अलग है। जी अगला जी जुनैद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। जी सर मैं तो ये पूछ रहा था कि अभी जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, तो आमतौर पर हालात ऐसे होते हैं कि जब बंदा कोई काम करना चाहता है और उसके लिए कोई मुआहदे पे उसको कहा जाए कि आप इस पे साइन, मजबूर होता है उसको साइन करने पे। मसलन अगर मैं आज कोई जॉब करना चाहता हूँ और उसकी कंडीशंस में देख लूँ तो वो मुझे आमतौर पर मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन हालात के लिहाज से जो मुझे जॉब तो चाहिए होती है तो मैं उसको साइन कर लेता हूँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? जी फिर वैलिड आगे अगर इस तरह से मामला चलता है, वैलिड होगा जी, वैलिड होगा। आपने वो साइन कर ली है, वैलिड होगा वो। अच्छा तो उसको फिर अगर मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता कि किसी वजह से क्लेम कर इसके खिलाफ सकते अगर हैं मैं आप, जाऊंगा, नहीं आपका क्लेम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आपको बड़ी मुश्किल है उसकी रेमेडी मिले, क्योंकि आपने साइन कर ली है ना। अच्छा जी ठीक है जी बस जरा जल्दी काइंडली मोहम्मद, ये सुहाना जी, सुहाना नाम आ रहा है सामने, ये काइंडली जरा सवाल पूछना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कश्मीर है, सर ये दोनों क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आते हैं? ये देखें, मैंने कहा ये अपेक्स कोर्ट्स होती हैं, इनको हम अपेलेट कोर्ट्स कहते हैं। ये जी आते सर। इनके अंडर ही हैं, या आप ये जी कह लें कि उनके बिल्कुल बराबर बराबर ही इनके जजेस होते हैं। ये पूरा एक बेंच अलग से होता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह जी सर। सुप्रीम कोर्ट का एपलेट बेंच जो अपेक्स कोर्ट है फॉर गिलगित बल्तिस्तान, और इसी तरह एक बेंच फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये बिल्कुल आपस में सर बराबर होते हैं। जी उसके ऊपर जो है वो कोई हिरारकी नहीं होती है कि इनके ऊपर भी कोई होगा, कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ये इनके साथ होगी, जी सर। क्योंकि हमने इंटरमली इनको अपने साथ किया हुआ है ना, अबूरी तौर पर ये हमारे साथ है, तो जी आइन में उस तरह हमारे साथ नहीं है। जी। और सर एक क्वेश्चन ये है कि जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है सर, इसमें हर तरह की पेनल्टी दी जाती है, मतलब डेथ पेनल्टी भी, जी कि जी, डेथ पेनल्टी मजिस्ट्रेट वो में डेथ नहीं, मजिस्ट्रेट में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। जैसे सेक्शन 30 जी का जो जज है वो ये पेनल्टी नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ वो 10 साल कैद की सजा सुना सकता है, वो करोड़ जुर्माना कर सकता है, लेकिन वो लाइफ इम्पेरिजमेंट यानी कि वो सजाए जी मौत और उम्र कैद, ये दो चीजें वो नहीं दे सकता। सर, ये सेशन वो कोर्ट में सेशन होगी जज, वो फिर? सेशन जज देगा, मजिस्ट्रेट नहीं ओके, देगा, सेशन जज। गॉट इट सर। जी, थैंक यू सर।
जी सोना साहब, जी बहुत शुक्रिया जी आप सबका। इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी जी। आप लोगों ने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हज़रात, एक क्लास की तरतीब से हवाले से मैंने एक दो बातें की थी। अब अगली क्लास हमारी बाकायदा कोर्स की क्लास तो मंगल को होगी एक दिन के गैप के साथ। लेकिन अगर कल उस्ताद जी मौलाना ज़ाहिदुर राहिदी साहब अगर वक़्त देते हैं तो 20 मिनट या आधे घंटे के लिए हम ये लिंक ओपन कर देंगे। जो आना चाहे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जो आना चाहे आ जाएं। हम क्लास के साथ उस लेक्चर की या उस दरस की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। तो मेरी गुजारिश ही होगी कि मैक्सिमम लोग जिनके पास टाइम हो वो आ जाएं। अगर कल वो कन्वे कर देंगे, आपको मैसेज कन्वे कर देंगे, वरना अगर किसी और दिन हुआ तो वो भी बता देंगे। लेकिन अगर इन हमारी क्लासेस के अलावा किसी और दिन में हुआ तो उसमें अगर आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है, जिनके पास टाइम हो, और जो नहीं आना चाहेंगे तो उनके लिए भी हम क्लास शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया, हमारी ये क्लास मुकम्मल हुई। आप हजरात इसमें से लीव कर जाएं, क्योंकि इसी लिंक पे हमारी एक और क्लास भी होगी। जो हमारे अदालती कोर्स के शुरका हैं वो लीव कर दें। बहुत शुक्रिया।